हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं भार्गवी सिंह आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी प्यारे दोस्तों के लिए मैं आज से भार्गवी सिंह आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए भारत के नृत्य, जिसमें शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, इनमें क्या डिफरेंस होता है, भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, कितने भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, उसके बाद कौन से शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उनका क्या रोल होता है, सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। और आजकल के क्वेश्चन में जो ट्रेंड चला है क्वेश्चन का, वो ये नहीं पूछता है कि ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है। आज के टाइम पे जो हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जो क्वेश्चन उठा रहा है या लोक नृत्य से जो क्वेश्चन उठा रहा है, वो उनके कलाकारों पर, उनके डांसर, उनके जो नृत्यक हैं उन पे क्वेश्चन उठा रहा है। तो आजकल के क्वेश्चन में ये पूछता है कि ये कलाकार किस शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये कलाकार जो हैं कौन से कलाकार को पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, या ये क्वेश्चन उठाता है कि हाल ही में किस कलाकार की मृत्यु हुई या किस कलाकार का निधन हुआ है। ये सब क्वेश्चन आजकल के टाइम पे पूछे जा रहे हैं। तो सभी लोगों से मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों को यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं से कोई भी कंटेंट जुटाने की और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे इस क्लास में आप लोगों को सभी कंटेंट मिल जाएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ जाइए। दीपक मेहता, संध्या, तनु कुमारी, विजय शंकर, सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त जुड़ जाइए। शुभम यादव, अमित कुमार, एक बार अपनी कम्युनिटी को बढ़ा दीजिए। उसके बाद बेहतरीन क्लास होने वाला है स्टैटिक जीके की, और डेली इसी तरह आप लोग अपनी कम्युनिटी को बढ़ाइएगा और क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा। इसके बाद मैं गारंटी देती हूं कि कहीं से आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए, राहुल मौर्य, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है, साक्षी यादव, अमित कुमार, सभी को जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त जुड़ जाइए। और आज हम लोग शास्त्रीय नृत्य देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, भारत के जो नृत्य हैं उन्हें दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक शास्त्रीय नृत्य और दूसरा जो है लोक नृत्य। क्या होता है शास्त्रीय नृत्य और क्या होता है लोक नृत्य, ये देखिए। जो हमारे शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ वो हमारा संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हमारा क्या हुआ, शास्त्रीय नाटक का या शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ। उसी प्रकार हमारा शास्त्रीय नाटक भी होता है, शास्त्रीय भाषा भी होती है, और इन सभी को जो पुरस्कार मिलता है या उसकी उत्पत्ति होती है वो हमारे क्या हुआ है, विकास हुआ है, वो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हुआ है, ठीक है। और 12वीं से 19वीं शताब्दी के बाद क्या किया, संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय नृत्य का विकास किया। अब देखिए, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य होता क्या है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो हमारा भगवान, देवी देवताओं, धार्मिक ग्रंथों, वेद पुराणों से उनमें जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, पहले 7 शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे, लेकिन अब भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा एक अलग तरीके से अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिसे हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ये सभी नृत्य से डिफरेंस होता है, क्योंकि इनकी प्रस्तुति हर कोई नहीं कर सकता है। इनकी प्रस्तुति के लिए एक कलाकार, एक पूरी तरीके से पूर्ण कलाकार की जरूरत पड़ती है, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को कर सके, ठीक है। तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य देवी देवताओं, वेदों, ग्रंथों, धार्मिक शास्त्रों, इन सब पे आधारित होता है। बचा जो लोक नृत्य, जिसे हम फोक डांस कहते हैं, और शास्त्रीय नृत्य को हम लोग क्लासिकल डांस कहते हैं, ठीक है। तो जो फोक डांस या जो लोक नृत्य होता है वो क्या होता है, लोक नृत्य में ये किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष समुदाय या किसी जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कहीं विशेष किसी मंदिर पे या किसी त्योहारों पर या किसी के जन्म के उत्सव पर किया जाता है। हमारे राज्य में तो नहीं,
बाकी कहीं अलग राज्य में देखो, किसी गांव में देखो तो कहीं किसी की मृत्यु पर भी डांस किया जाता है, ठीक है। तो वो खुशी वाला नृत्य नहीं होता है, वो अलग प्रकार का नृत्य होता है। तो ऐसे जो नृत्य होते हैं जो किसी विशेष स्थान, मंदिर या किसी विशेष त्योहार या किसी विशेष जाति के द्वारा किया जाता है, वो हमारा लोक नृत्य होता है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को समझने में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है? देखिए, उसके बाद आप लोग देखिए, जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को पुरस्कार मिलता है या उनको जो है दर्जा मिला है, वो हमारा संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मिला है। और कितने हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब देखिए, ये जो नृत्य आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन पर जो नृत्य दिख रहा है, ये हमारा है नागिन डांस। इसमें ना तो कोई लय है, ना तो कोई सुर है, ना तो कोई स्थान है। यहाँ पे बांग्लादेश जीता तो उसने स्टेडियम में ही नागिन डांस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में ऐसा नहीं है। शास्त्रीय नृत्य उसके लिए एक विशेष तरीके से सजावट, विशेष तरीके से तैयारी और एक विशेष स्थान पर किया जाता है। कहीं भी किसी भी तरीके से स्टार्ट नहीं किया जाता है। इस डांस को आप डस्ट क्लीनिंग डांस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, जो नृत्य शास्त्र में जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उनके 2 आयाम होते हैं। 2 आयाम कैसे? कहने का मतलब है, जो शास्त्रीय नृत्य है उनको 2 तरीकों से उसमें क्या होता है, उनको पहचाना जाता है। पहला क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य को करने वालों के अंदर पहला एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य में क्या होता है, ये हमारा भाव होता है, रस और अभिनव। जब कोई इंसान क्या करता है, एक लय से, एक भाव से और एक रय से अभिनय प्रस्तुत करता है, ठीक है। अपने चेहरे के भाव से, अपने हाथ और अपने शरीर के अंगों के प्रभाव से या उसके ऐसे व्यवहार से उस नृत्य को प्रस्तुत करता है, तो उसे हम लक्ष्य कहते हैं। और चेहरे के भाव से या चेहरे की अभिव्यक्ति से या हाथ पैर की अभिव्यक्ति से जो डांस या जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, उसमें स्त्रियों की प्रधानता ज्यादा होती है। मीन्स महिलाएं जो होती हैं वो लक्ष्य के मामले में, भाव, रस और अभिव्यक्ति के मामले में, अभिनव के मामले में पुरुषों के मामले में अधिक होती हैं। तो लक्ष्य की कैटेगरी देखें तो इसमें क्या होता है, स्त्री की प्रधानता होती है। उसी प्रकार यदि तांडव देखें, तांडव आप लोगों को पता होगा, महादेव शिव शंकर जी तांडव करते थे। कहा जाता है कि उनके जैसा तांडव आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं कर पाया है, ना कोई कर सकता है। तो वो जो तांडव होता है उसमें लय और गति मायने रखती है, ठीक है। तांडव में लय और गति मायने रखती है और इसके लिए पुरुष को प्रधानता दी गई है। मीन्स महिलाओं की अपेक्षा, महिलाओं की तुलना में पुरुष जो होते हैं वो तांडव को अधिक अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं। तो अगर तांडव की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पुरुष की प्रधानता होती है, ठीक है। पुरुष की क्या होती है, प्रधानता होती है। अब देखिए, यहाँ से जो भारत के शास्त्रीय नृत्य देखे गए हैं, ठीक है। एक बात आप लोग को बता देते हैं, यहाँ से बता देते हैं, जो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है वो हमारी नाट्य शास्त्र से हुई है, ठीक है। वो हमारी नाट्य शास्त्र से हुई है। किससे? नाट्य शास्त्र। ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। ये जो भरत मुनि थे उन्होंने इस नाट्य शास्त्र को लिखा था। इस नाट्य शास्त्र से ही हमारी शास्त्रीय नृत्य की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। इस नाट्य शास्त्र में वेद पुराण ग्रंथों, महाभारत, रामायण, इन सब वेदों से क्या होती है, इन सब वेदों के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। इस नाट्य शास्त्र में अगर बात करें, इस नाट्य शास्त्र में, तो इसमें 6000 से अधिक क्या है, श्लोक हैं, ठीक है, और 36 अध्याय हैं, ठीक है। इस नाट्य शास्त्र में हमारे 6000 श्लोक हैं
और 36 अध्याय हैं। ये इतना विस्तृत और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं पुराणों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देता है कि जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 4 वेद हम पढ़ते हैं, तो इस नाट्य शास्त्र को हम लोग, जो नाट्य शास्त्र को 5वां वेद माना गया है। कौन सा वेद? 5वां वेद की कैटेगरी में रखा जाता है इस नाट्य शास्त्र को, क्योंकि इस नाट्य शास्त्र से बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ चीजों की क्या होती है, प्रस्तुति देखने को मिलती है। तो ये नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, इसी से हमारा क्या हुआ है, शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो मैंने बताया था भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहले क्या थे? पहले 7 शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे, ठीक है, पहले 7 शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे, लेकिन 15 नवंबर 2000 में एक सत्रिया, ठीक है, सत्रिया क्या हुआ, सत्रिया हमारा शास्त्रीय नृत्य क्या हुआ, एक और शास्त्रीय नृत्य दर्ज हुआ। 7 शास्त्रीय नृत्य में एक 15 नवंबर 2000 को हमारा सत्रिया शास्त्रीय नृत्य क्या हुआ, ऐड हुआ, दर्ज हुआ। ये कहाँ का है? ये हमारा असम का है। तो अब जो भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं वो हमारे क्या हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उनके बारे में हम विस्तृत पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कौन से शास्त्रीय नृत्य का क्या रोल है, क्या होता है। उसके बाद जो आजकल के क्वेश्चन का ट्रेंड चला हुआ है, उनके कलाकार का नाम, ठीक है। तो सब कुछ चीजें हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जितने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि आप अपने सभी प्यारे दोस्तों को क्लास में जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए, जो हमारा भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम ये हमारा सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है इस भरतनाट्यम को। ये भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का, कहाँ का, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी अट्टम हमारा केरल का शास्त्रीय नृत्य है। एक बार सभी स्टूडेंट साथ में बोलते हुए भी चलिएगा और लिखते हुए भी चलिएगा कि जो भारतनाट्यम है वो हमारा तमिलनाडु का है और जो मोहिनी अट्टम है वो हमारा केरल का है। उसी प्रकार अगर कथकली को देखें तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक हमारा मोहिनी अट्टम और दूसरा क्या है, हमारा कथकली, ठीक है। और तीसरा, ये जो चौथा है वो हमारा है कथक, ठीक है, चौथा जो है वो हमारा है कथक। कथक कहाँ का है? तो अगर एग्जाम में आपके पूछे कथक कहाँ का है तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। या अगर एग्जाम में आपका पूछता है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तब भी आप क्या ऑप्शन में लगाओगे कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य हमारा कथक है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ही विस्तृत। 5वां जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी। तो कच्ची पूड़ी कौन खाता है? अंधे लोग खाते हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उसी प्रकार जो मणिपुरी है, तो नाम से ही पता चल जाता है कि जो मणिपुरी हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा मणिपुर का है, ठीक है। और ये जो हमारा 7वां है वो हमारा है ओडिसी, ठीक है। ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी हमारा ओडिशा का है, ठीक है। कहाँ का है? ओडिशा का। यहाँ पे ये नीचे चला है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? ओडिशा का है। अगर लास्ट वाले की बात करें, जो हमारा हाल ही में ऐड हुआ है, दर्ज हुआ है शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में, वो है हमारा सतरिया। कहीं कहीं आप लोगों को सतरिया भी देखने को मिलता है। और ये जो सतरिया है, यहाँ से याद रखना असमिया, असमिया से ये है हमारा कहाँ का? असम का। किसी को भी देखने में कोई प्रॉब्लम? सबको दिखाई दे रहा है। जो सतरिया है वो हमारा कहाँ का है? वो हमारा असम का है, ठीक है, वो हमारा असम का है। तो ये रहा हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। ये हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली भी केरल का है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य आते हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। चौथा जो है कथक, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के है। अगर उत्तर भारत की बात करें कि उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो आप कहोगे कि कथक है, ठीक है। पांचवा जो है वो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी, मणिपुरी हमारा मणिपुर, और ओडिसी हमारा ओडिशा का है, ठीक है। लास्ट हमारा आता है सत्रिया, जिसे हम सतरिया के नाम से भी जानते हैं। ये सतरिया हमारा असम का है। चलिए एक एक करके हम सभी जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में देखते हैं, उनके कलाकारों को देखते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जो हैं एक बार क्लास की लिंक को अपने सभी दोस्तों को, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा भरतनाट्यम, जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, वो हमारा कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इस भरतनाट्यम को पहले सादीर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सादीर के नाम से, या दूसरा इसका पुराना नाम है दासी अट्टम। क्या है, दासी अट्टम। एक और नाम होता है इस भरतनाट्यम का, जो कि हमारा है तंजाउर नाट्यम। क्या है, तंजाउर नाट्यम। यदि इन तीनों पुराने नाम से कोई एक पूछ दे कि ये शास्त्रीय नृत्य किस प्रदेश से, किस राज्य से संबंधित है, तो आप कहोगे ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। तो भरतनाट्यम जो कि हमारा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, उसका पुराना नाम सादीर, दासी अट्टम और क्या था, हमारा तंजाउर नाट्यम था, ठीक है। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? सभी को गुड इवनिंग। अभी तो गुड आफ्टरनून चल रहा है, ठीक है। प्रिंस कुमार सिंह, चलिए यहां से देखिए आप लोग, ये हमारे रहे भरतनाट्यम के पुराना नाम। अब भरतनाट्यम होता क्या है, ठीक है, भरतनाट्यम में कैसी भूमिका निभाई जाती है, ये चीज आप लोग देखिए। ये जो भरतनाट्यम नाम पड़ा वो 3 चीजों से मिलकर पड़ा। जब भरतनाट्यम की नृत्य होता है, जब इसका डांस होता है, तो उसमें 3 चीजें देखने को मिलती है। पहला तो भाव, दूसरा क्या हमारा है राग, और तीसरा क्या है हमारा ताल। भावम रागम तालम, ठीक है। तो भाव से हमारा क्या मिलता है, भ, राग से क्या मिलता है, र, और ताल से क्या मिलता है हमारा त। तो यहां से क्या मिला, हमारा भरत, और यहां से इस शास्त्रीय नृत्य का नाम पड़ा हमारा भरतनाट्यम, ठीक है। इस शास्त्रीय नृत्य का हमारा नाम पड़ा भरतनाट्यम, क्योंकि इस नृत्य में आपको भाव, राग और ताल, इन तीनों का क्या होता है, प्रस्तुति देखने को मिलती है। भाव, राग और ताल, इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा एक भरत शब्द मिलता है, और इस भरत शब्द से हमारा भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है, सभी को समझ में आ रहा है? एक बार अगर समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही हो, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। उसके बाद देखिए, ये जो भरतनाट्यम होता है, ये शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप कहोगे कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हमारा क्या है, भरतनाट्यम है। कौन सा है, भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम जो होता है वो एकल नृत्य होता है और स्त्रियों द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य होता है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं करती हैं इसको, और वो भी अकेली करती हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये भरतनाट्यम क्या होता था, पहले मंदिरों में हुआ करता था, ठीक है, पहले मंदिरों में हुआ करता था, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई तो इसको क्या की, इसको बैन कर दी, इसको बंद करवा दी। लेकिन फिर बाद में विरोध हुआ, तो जो हमारी भारत की जनता थी वो क्या की, मंदिरों के बाहर भी इसकी प्रस्तुति करने लगी 20वीं शताब्दी के बाद से, ठीक है। अब देखिए, इस भरतनाट्यम जो था वो हमारे देवदासियां किया करती थी। पहले क्या किया करती थी, इस भरतनाट्यम नृत्य को देवदासियां किया करती थी। तो उस टाइम वो विकसित नहीं था, लेकिन बाद में चलकर ई कृष्ण अय्यर ने इसे क्या किया, पुनर्जीवित किया। और जो हमारी रुक्मणी देवी हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है,
जो कि भारतनाट्यम की एक प्रमुख नृत्यक हैं या कह सकते हैं डांसर हैं, बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध डांसर हैं, जिनके वजह से भारतनाट्यम को एक विशेष प्रकार की पहचान मिली। ठीक है, तो उसका श्रेय जाता है आप लोगों को रुक्मणी देवी को। और सबसे ज्यादा मेहनत किया इसको पुनर्जीवित करने के लिए, मीन्स एक बार इसको पुनः सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए, तो वो हमारे थे ई कृष्ण अय्यर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ई कृष्ण अय्यर के द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया गया या उभारा गया, तो आपका आंसर बनेगा ई कृष्ण अय्यर। और ऐसी कौन सी शास्त्रीय या नृत्यांगना थी जिसके द्वारा भरतनाट्यम की को एक विशेष पहचान मिला, तो ये हमारा होता है रुक्मणी देवी। तो आप क्वेश्चन को बनाना सीखिए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो आप पढ़ रहे हो तो वहां से आप लोग क्वेश्चन बनाइए कि हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से बना सकते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। दूसरा क्या होता है, इस भारतनाट्यम के बारे में हमें नंदीकेश्वर द्वारा लिखित अभिनव दर्पण, ठीक है, अभिनव दर्पण में जो कि नंदीकेश्वर द्वारा लिखा गया था, वहां से इसके स्रोत, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को नाट्य शास्त्र से मिलती है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे अधिक जानकारी आप लोगों को नाट्य शास्त्र से मिलती है, जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ था। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ था। तो भरत मुनि के द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र से इस भारतनाट्यम की बहुत अधिक जानकारी मिलती है। और दूसरा अभिनव दर्पण जो कि नंदीकेश्वर द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ से क्या होता है, भरतनाट्यम को एक विशेष पहचान मिला और भारतनाट्यम की यहाँ से भारतनाट्यम को शास्त्रीय नृत्य के रूप में वहां पे दर्जा मिला। ठीक है, भरतनाट्यम को करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, जो भरतनाट्यम है इसको करने के लिए लगभग 64 सिद्धांत होते हैं। ऐसे वैसे डांस नहीं है कि जो हम लोग कर सकें। ठीक है, एक विशेष गुरु और शिष्य जो एक इस कला के लिए माहिर हो और उसको अपना पूरा जीवन समर्पित कर सके, वही लोग शास्त्रीय नृत्य को करते हैं, चाहे कोई शास्त्रीय नृत्य हो। सभी लोग नहीं कर सकते, इसके प्रमुख कलाकार भी होते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसे शास्त्रीय नृत्य को कर पाते हैं। तो एक व्यक्ति एक भारतनाट्यम को करने के लिए कम से कम 64 सिद्धांत होता है। कहने का मतलब है इसमें जो कथाओं को, इसमें क्या होता है, भरतनाट्यम में जो महाभारत में कथाएं हैं, ठीक है, जो हमारे वेद पुराण में कथाएं हैं, उनको कहने के लिए अपने हाव भाव से, अपने हाथ और चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपने आंखों की दृष्टि से, अपने भावों की दृष्टि से, इन सब से लोगों को आकर्षित करने के लिए इसमें 64 सिद्धांत दिए गए हैं। उन सब चीजों को सीख कर, उनसे प्रशिक्षित होकर, प्रशिक्षण प्राप्त कर कर के लोग क्या करते हैं, इस भारतनाट्यम को करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब भारतनाट्यम के जो हैं मुख्य कलाकार को देखते हैं हम लोग कि मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं। ये देखिए, भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें, यहां से भरतनाट्यम से अगर बात करें तो ये हमारी यामिनी कृष्ण मूर्ति, कौन, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगिना है या कह सकते हैं डांसर है। कौन? यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, इनको, ये एक ऐसी महिला हैं जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये एक ऐसी नृत्यांगना है, ऐसी महिला है जिनको पद्मश्री की भी प्राप्ति हुई है, पद्म भूषण की भी और पद्म विभूषण की भी प्राप्ति हुई है। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दे। सबको समझ में आ रहा है? आगे चले, हम सभी जो हमारे कलाकार हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, देखिए देखिए ये जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, ये जो हमारी यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, उनको 2001 में पद्म भूषण से, क्या है, पद्म भूषण से क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। यहां से याद रखिएगा, ये जो हमारी यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, 2001 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
और 2016 में इनको क्या किया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण जो भारत का सर्वोच्च क्या कहते हैं ना सम्मान है, ठीक है, पद्म विभूषण से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था इस यामिनी कृष्णमूर्ति को। यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, ठीक है। किसी को भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, सभी लोग कमेंट कर दें। ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनके पे कि ऐसी कौन सी शास्त्रीय नृत्यांगना है, ठीक है, या पूछ देगा यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आप कहोगे यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, और दूसरा आप देखोगे तो कुचिपुड़ी जो कि हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसको भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा हुआ है और लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो ये जो शास्त्रीय नृत्यक हैं वो हमारी भरतनाट्यम की भी हैं और हमारी क्या है, कुचिपुड़ी की भी हैं, ठीक है। किसकी है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की क्या है, ये हमारी शास्त्रीय नृत्यक हैं। दूसरा बात करते हैं मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई, इनकी माता का नाम था मृणालिनी साराभाई और इनके पिता का नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को आप लोग जानते होंगे, वो हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और उनके नाम पे हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। तो ये उनके पिता थे विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई जो थी इनकी माता थी। मृणालिनी साराभाई जो थी वो खुद एक प्रसिद्ध नृत्यकार थी, शास्त्रीय नृत्यक थी, ठीक है, जो कि भरतनाट्यम की भी थी और कथकली की भी थी, ठीक है। तो मल्लिका साराभाई जो थी वो हमारी एक प्रसिद्ध नृत्यक थी जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको भी क्या किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तीसरा आती है हमारी सोनल मानसिंह। कौन, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भी एक भरतनाट्यम की प्रमुख और प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। इनको भी क्या है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको भी 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2003 में। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी रुक्मणी देवी, ठीक है। रुक्मणी देवी मैंने बताया, रुक्मणी देवी से ही इस भरतनाट्यम को क्या है, इस भरतनाट्यम को विशेष स्थिति या विशेष प्रकार का दर्जा प्राप्त हुआ। इस रुक्मणी अरुंडेल जो है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन्होंने भरतनाट्यम की एक ऐसी मिसाल दी अपने नृत्य के द्वारा कि वहां पे एक विख्यात प्रस्तुति और इसका जो भरतनाट्यम है उसका क्या हुआ, एक नई शुरुआत हुई, ठीक है। तो अरुंडेल, रुक्मणी अरुंडेल जो थी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और इन्हें भी क्या हुआ था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको भी हमारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा ऐसी कौन सी शास्त्रीय नृत्यांगना है जिसे पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन है, उनके बारे में मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो ये बचे हुए हैं प्रमुख कलाकार, तो क्या करते हैं सभी स्टूडेंट्स, जो मेन होते हैं उनको पढ़ लेते हैं आप लोग, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं जिनकी आप क्या करते हैं, कल्पना भी नहीं किए होते हैं। कहने का मतलब है आप सिर्फ ये 4-5 पढ़ के जाते हैं और जो नीचे का होता है वो कभी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में आपके ऑप्शन आते हैं तो आप कहते हैं कि ये ऑप्शन तो देखा ही नहीं गया है, क्योंकि आपने इस सब चीजों को नहीं देखा, ठीक है। तो आजकल एग्जामिनर, आजकल जो ट्रेंड में क्वेश्चन चला है वो यहीं से चलता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। एसएससी में, एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी सीएचएसएल, जहां भी स्टैटिक जीके आता है यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के लिए आप कहोगे मैम कोई ट्रिक बता दो, ठीक है। मैम आप कोई ट्रिक बता दो, लेकिन देखो आप हर जगह से ट्रिक पढ़ते हो, ठीक है, हर जगह से ट्रिक पढ़ते हो, लेकिन क्या होता है बाद में भूल जाते हो, है कि नहीं। रियलिटी होती है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है कि हम अलग अलग जगहों से ट्रिक पढ़ते हैं, लेकिन बाद में जब हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग से वो ट्रिक भी क्या होती है, गायब हो जाती है। तो आप क्या करो, आप एक बार इसको पढ़ो, आप जहां भी बैठे होगे आपके पास कोई नहीं होगा, आप आराम से बोलकर इसे 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो।
अभी पढ़ो, रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो, उसको एक हफ्ता बाद भी पढ़ोगे ना तो आप लोगों को ये नाम क्या होगा, याद रहेगा। मेरे साथ एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं उनका नाम। पहला है पद्म सुब्रमण्यम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे, नृत्यक थे, ठीक है, नृत्यांगना थी। यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुंडेल रुक्मणी देवी, ठीक है, रुक्मणी अरुंडेल देवी कहा जाता है उनको। एक हमारा मालविका सरकार थी, सारुकई थी, और एसके सरोज, लीला सैमसन, राम गोपाल, बैजंती माला, कोमल वरदान, मृणालिनी साराभाई। मैंने बताया था ये मृणालिनी साराभाई जो थी, मल्लिका साराभाई की क्या थी, माता जी थी। भारतनाट्यम स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है, ठीक है, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। लेकिन जैसे जैसे विकसित होता जा रहा है, लोगों की मानसिकता, सोच बदलती जा रही है, तो वैसे क्या है, महिलाएं भी इस नृत्य को करने लगी हैं, ठीक है। तो एक बार याद रखिएगा, पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुंडेल रुक्मणी अरुंडेल, और मालविका सरकार, सारुकई, एसके सरोज, लीला सैमसन, राम गोपाल, बैजंती माला, कोमल वरदान और मृणालिनी साराभाई, ये लोग क्या हैं, हमारी भारतनाट्यम की प्रमुख नृत्यांगना है, ठीक है। याद करने के लिए मैं आप लोग को बता देती हूँ, याद करने के लिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, तो आप लोग कहो, ऐसे मान लो, सपोज डेट करो, मैं तो ट्रिक बताने के लिए ये कोशिश करूंगी कि ऐसे लोगों से ट्रिक बनाइए, अपने आस पड़ोस के, अपने रिलेटिव के ऐसे नाम के लोगों से ट्रिक बनाइए जो कि आप लोगों को याद रहे। जब स्वयं से आप कोई ट्रिक बनाते हो ना तो वो लंबे टाइम तक याद रहता है, ठीक है, लेकिन दूसरों के द्वारा पढ़ी गई ट्रिक आप लोग को जल्दी याद नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ से अगर मैं अपने तरीके से बताऊं, इन लोगों का नाम याद रखने के लिए, तो ध्यान देना, ठीक है। पहला होता है यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग कहो यामिनी से, या मम्मी, ठीक है, मम्मी कह लो यहाँ से, मम्मी कृष्णमूर्ति, मैं कृष्ण की मूर्ति बना रहा हूँ, क्या, कृष्ण की मूर्ति, और साथ में मैं उनकी वाइफ, उनकी पत्नी रुक्मणी जी को भी बना रहा हूँ। किसको, रुक्मणी जी को, ठीक है। तो हमारे भारत में ही तो कृष्ण, रुक्मणी ये सब पूजे जाते हैं, तो हम अपने देश, अपने भारत की बात कर रहे हैं, मीन्स भरतनाट्यम के कलाकारों की बात कर रहे हैं यहाँ से। तो या मम्मी, मैं कृष्ण की मूर्ति बना रहा हूँ, उनके साथ मैंने रुक्मणी देवी, रुक्मणी जी को भी, उनकी पत्नी को भी बैठाया हुआ है, और उनकी मूर्ति बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, उनको बैजंती की माला, क्या, बैजंती की माला अर्पित करूंगा, ठीक है, उनको बैजंती की माला अर्पित करूंगा, और उनके कोमल चरणों में, पद्म, याद रखना, पद्म यानी पैर, उनके पैरों में, उनके कोमल पैरों में सुबह सुबह मैं इस सरोज की माला, आप लोग दिनेश सर से पढ़ रहे होंगे पर्यायवाची, तो सरोज की पर्यायवाची किस चीज की पर्यायवाची होती है, तो सरोज जो होता है हमारा कमल का पर्यायवाची होता है। किसका, कमल का पर्यायवाची। तो आप लोग कहोगे, सरोज को कमल से तुलना करोगे, तो या मम्मी, मैं कृष्ण की मूर्ति बना रहा हूं और साथ में रुक्मणी जी को भी रखूंगा, और उनको मैं बैजंती की माला अर्पित करूंगा, और रोज सुबह सुबह उनके कोमल पैरों में, उनके कोमल पैरों में मैं सरोज यानी कमल के फूल, सरोज के फूल को क्या करूंगा, अर्पित करूंगा। किसको, उस लीलाधर कृष्ण को, उस लीलाधर कृष्ण की मैं मूर्ति बना रहा हूं, और साथ में उनकी पत्नी रुक्मणी जी को भी, और उनको बैजंती की माला अर्पित करूंगा, और रोज सुबह सुबह उनके पैरों में, उनके कोमल पैरों में मैं सरोज के फूल को क्या करूंगा, अर्पित करूंगा। तो ये सब चीजें कहाँ होती हैं, ये हमारे देश भारत में होती हैं। तो ये जितने भी कलाकार हैं, पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, और हमारे मालविका सरकार, सारुकई, एसके सरोज, लीला सैमसन, राम गोपाल, बैजंती माला और मृणालिनी साराभाई, ये हमारे क्या हैं, भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, ठीक है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम, किसी को भी यहाँ पे इस ट्रिक से इसको याद करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग क्या काम करना, आप लोग खुद से ऐसे व्यक्ति का नाम याद रखना
ऐसे व्यक्ति जिसको आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अपने आस पड़ोस के ऐसे अलग व्यक्ति, देखो जो व्यक्ति हमसे ज्यादा अटैच होते हैं, ठीक है, उन लोगों का नाम लेकर के, उन लोगों का नाम से हम लोग ऐसी ट्रिक बनाइए आप लोग जो आप लोगों को याद हो सके, ठीक है। तो ट्रिक बनाने का लोग स्वयं ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे की ट्रिक पर आप लोग आश्रित ना रहा कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारे भरतनाट्यम के कलाकार थे उनको एक बार पढ़िए आप लोग, 2 बार पढ़िए, फिर रात को पढ़िए, सुबह में पढ़िए, उसके बाद 1 हफ्ते बाद भी अगर आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग को 100% वो चीजें याद रहने वाली हैं। तो भरतनाट्यम और उनके कलाकार के बारे में पढ़ करके आप लोगों को कैसा लगा, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, एक बार सभी लोग कमेंट कर दें। भरतनाट्यम और उनके कलाकार के बारे में जान करके आप लोग को कैसा लगा। सभी कंटेंट आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, सभी कंटेंट है जो हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। मैं ऐसे कलाकार को भी लाऊंगी जो इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, ठीक है, जिनको पद्म भूषण पद्म विभूषण के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। चलिए शशि यादव, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भरतनाट्यम के बाद कथक, ठीक है, भरतनाट्यम के बाद हम लोग क्या चलते हैं, कथक को चलते हैं। कथक जो हमारा है इसको कहीं कहीं कथक भी लिखा गया होता है, ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, कथक हो चाहे कथक हो। तो कथक हमारा कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। इस कथक की उत्पत्ति जो हुई है, उस कथक की उत्पत्ति हमारे कथा से हुई है। किससे, कथा से हुई है। और ज्यादातर कथा हमारे यूपी में ही तो कही जाती है, ठीक है। ज्यादातर कथा जो होती है, चाहे भगवान की कथा हो चाहे घर घर की कथा हो, ठीक है, तो ज्यादातर कथा क्या होती है, हमारी उत्तर प्रदेश में कही जाती है। यहाँ से देखना, ये जो कथक है, जो कथा है, वो हमारा गांव या मंदिरों में नर्तकों के द्वारा ये कथक, ये कथा जो है वो नृत्य के द्वारा यानी डांस के तरह उसको प्रस्तुत किया जाता था गांव-गांव में या मंदिरों में। हमारे हिंदू भाइयों बहनों के द्वारा इसको क्या किया जाता था, गांव-गांव में इसकी प्रस्तुति की जाती थी। कथक में क्या होता था, कथा को एक नृत्य के फॉर्म में प्रस्तुत किया जाता था। अब देखिए 20वीं शताब्दी में जो लीला सोखी थी, ठीक है, जो लीला सोखी थी, उन्होंने इस कथक को पुनर्जीवित किया था। क्या किया था, पुनर्जीवित किया था इस कथक को, ठीक है। कथक जो था पहले क्या था, कथक मंदिरों में हुआ करता था, लेकिन मुगल साम्राज्य जब आया तो वो क्या किया, अपने मनोरंजन के लिए उसे दरबार तक ले गया। कहाँ, दरबार तक। तो जो कथक होता था, आप लोग कहोगे जो कथक है वो हमारा हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। वो हमारा दोनों समुदाय में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। कथक सबसे इंपॉर्टेंट, कथक की बात करें तो कथक जो होता है वो उत्तर भारत का, अगर पूछे एग्जाम में कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है, तो आप लोग कहोगे कि उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य क्या है, वो हमारा कथक है, ठीक है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य है वो तो दक्षिण भारत के हैं या तो पूर्वी भारत के हैं, लेकिन उत्तर भारत की बात किया जाए तो उत्तर भारत में कथक एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत का कहें चाहे आप लोग क्या कहें, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता क्या होती है, इसमें क्या होता है, पैरों में 100 से अधिक घुंघरुओं को बांध करके इसकी प्रस्तुति की जाती थी। पहले क्या होता था, घाघरा में किया जाता था, लेकिन बाद में चूड़ीदार पैजामे के रूप में इसकी पहनावा हुआ, ठीक है। चूड़ीदार पैजामा को पहन करके 100 से अधिक घुंघरुओं को बांध करके इसकी प्रस्तुति की जाती है। हाथ और पैर और मुंह यानी चेहरे की प्रस्तुति, हाथ और पैरों की प्रस्तुति के द्वारा एक गोलाकार में इसको घूम घूम कर क्या किया जाता है, इसकी प्रस्तुति की जाती है। तो कथक की क्या है, ये एक मेन क्या है, अगर आप लोग कहें, अगर रिलेट करें किसी शास्त्रीय नृत्य से, तो कथक में चूड़ीदार पहनकर 100 से अधिक घुंघरुओं को बांध करके एक फैलाव में आप लोग का डांस किया जाता है। हाथों, पैरों और शरीर के अंग को क्या करके आप लोगों को प्रदर्शित कर करके
अपने हाथ, चेहरे और हाथ के हाव भाव से इस कथा को, कथा या कहानियों को नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कथक में। ठीक है, कथक की देखिए पारंपरिक वेशभूषा जो होती है वो चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता होता है। ठीक है, और सूट सलवार कह सकते हैं, सलवार जो होता है चूड़ीदार पैजामा के रूप में होता है। इसमें बहुत सारे घराने जो हैं वो, बहुत सारे घराने जो हैं, लखनऊ घराना हुआ, जयपुर घराना हुआ, रायगढ़ घराना हुआ, ये घराने क्या हैं, बहुत ही विख्यात हैं कथक के मामले में। अगर कथक की बात करें तो बिरजू महाराज, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में ऐसे कौन से नृत्यक थे, शास्त्रीय नृत्यक थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, तो वो हमारे थे बिरजू महाराज। 17 जनवरी 2022 को इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। ये कथक के प्रसिद्ध नृत्यक थे। ठीक है, एक ऐसे डांसर थे जिन्होंने बहुत ही अधिक प्रसिद्धि हासिल की थी, बिरजू महाराज। ठीक है, इन बिरजू महाराज के ये जो लच्छू महाराज हैं वो इनके चाचा लगते थे, और जो शंभू महाराज थे वो भी इनके चाचा लगते थे। तो लच्छू महाराज और शंभू महाराज भी एक प्रसिद्ध नृत्यक थे, शास्त्रीय नृत्यक थे, किसके, कथक के, और उन्हीं के ये भतीजे थे बिरजू महाराज। इनके जो पिता का नाम था वो था जगन्नाथ महाराज, जिसे हम लोग अच्छन महाराज के नाम से जानते हैं। क्या, अच्छन महाराज के नाम से जानते थे। ये इनके क्या है, पिता हैं। ये खुद एक प्रसिद्ध नृत्यक थे और इन्हीं लोगों के साथ रह करके ये बचपन से ही कथक के एक प्रसिद्ध नृत्यक बन चुके। ठीक है, तो ये लच्छू महाराज और शंभू महाराज के भतीजे थे और अच्छन महाराज के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, दूसरा आता है आप लोग के, ये हैं हमारे बिरजू महाराज। अगर बात करें माधुरी दीक्षित, जिसको आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, कौन, माधुरी दीक्षित, जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये बिरजू महाराज को भी पद्म विभूषण इन लोगों से सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, ये कथक के नर्तक थे। जो माधुरी दीक्षित थे, अगर इनके गुरु की बात करें, जो माधुरी दीक्षित एक प्रसिद्ध डांसर है, अगर कहे जाएं, बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। कथक को जिस तरह ये प्रस्तुत कर पाती है वैसी कोई भी अभिनेत्री नहीं कर पाती है। तो माधुरी दीक्षित के जो गुरु थे वो हमारे कौन थे, बिरजू महाराज थे। ठीक है, तो बॉलीवुड में भी आप लोग जानिए कि जो माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कथक की प्रस्तुति बहुत ही अच्छे से कर पाती हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कर पाती हैं, जिसके वजह से आप लोग अगर मूवी का नाम जानते होंगे तो डेढ़ इश्किया है, मस्तानी हुआ, जिसमें दीपिका पादुकोण है, उनको सिखाने वाले, उनको निर्देशन करने वाले यही हमारे बिरजू महाराज थे। ठीक है, उसी के वजह से, उसी कथक डांस की वजह से, उनके निर्देशन की वजह से वो फिल्म क्या गई थी, सुपर हिट गई हुई थी। ठीक है, उनके गाने, उनके डांस, उनके जो स्टेप थे उनको सिखाने वाले ही हमारे बिरजू महाराज थे। ठीक है, तो ये जो थे हमारे, ये कथक के प्रसिद्ध डांसर हैं और ये इन लोगों के गुरु भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं जितने भी महाराज आते हैं। ठीक है, अगर आप जितने भी महाराज देखो शास्त्रीय नृत्य में, चाहे लच्छू महाराज हो, अच्छन महाराज हो, शंभू महाराज हो, चाहे आपके बिरजू महाराज या आप लोगों के सुखदेव महाराज, जितने भी महाराज आएंगे आप लोग याद रखना वो हमारे किसके होंगे, कथक यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में महाराज बाबाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक है, हमारी सरकार भी महाराज से चल रही है, योगी सरकार। ठीक है, वो भी हमारे योगी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। तो जितने भी महाराज आएंगे वो हमारे क्या होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे। ठीक है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के होंगे। अब देखिए एक हमारी प्रसिद्ध नृत्यांगना आती हैं शोभना नारायण। ठीक है, कौन, हमारी शोभना नारायण। इन्हें भी क्या किया गया था, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ये शोभना नारायण है। ठीक है, इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और इनके भी गुरु कौन थे, ये हमारे बिरजू महाराज थे। ठीक है, इनके भी गुरु क्या थे, हमारे बिरजू महाराज जी थे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम, राहुल यादव गुड इवनिंग। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे कथक। ठीक है, तो कथक यहाँ से खत्म होता है। बाकी जितने भी आप लोग के कलाकार बचते हैं एक बार नाम पढ़िएगा फिर। ठीक है, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, जमयाति जोशी,
सितारा देवी, ये भी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी कथक की। फिर चंद्रलेखा, शोभना नारायण भी बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, ठीक है। और एक दिन क्या होगा, हम सिर्फ कलाकारों के बारे में ही क्या करेंगे, अपने इस लेक्चर्स को लाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग धैर्य बनाइएगा। आज सभी मिक्स है, भरतनाट्यम के बारे में भी उनके कलाकार, कथक के भी बारे में उनके कलाकार, लेकिन जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे हम एक दिन सिर्फ कलाकारों को ही लाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने वाले हैं। तो आप लोग अगर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर गोपी कृष्ण हुए, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार और सुखदेव महाराज, ये लोग क्या हैं, हमारे कथक के प्रमुख डांसर हैं, ठीक है। कथक के हमारे क्या हैं, प्रमुख डांसर हैं। तीसरा आता है हमारा कथकली। कथकली क्या है, वो हमारा केरल का डांस है, ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये हमारे रामायण महाभारत धार्मिक ग्रंथ में जितने चरित्र हैं उनके पात्रों को दर्शाता है, उनकी कहानियों को दर्शाता है, ठीक है। कथा और कहानियों को कथकली के नृत्य के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इस कथकली की मुख्य विशेषता ये होती है, इस कथकली की मुख्य विशेषता ये होती है कि इसमें जो भी चरित्र बने गए होते हैं, चाहे महाभारत के चरित्रों की बात करें, ठीक है, जो भी उनमें रोल किया गया है, जो जिनकी भी भूमिका रही है, ठीक है, उनके अगर रोल की बात करें, उनके चरित्र की बात करें, तो सिर्फ कथाओं और कहानियों को ये बिना बोले अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने हाथों के एक्सप्रेशन के द्वारा क्या करते हैं, बयां कर देते हैं। इनके चरित्र क्या होते हैं, कहा जाता है कि इनके चरित्र बोलते नहीं हैं, ठीक है। इनके कथाओं और कहानियों को आप लोग इनके मुखौटों, इनके जो चेहरे पे बने हुए मुखौटे हैं और इनके हाथ की कलाओं के द्वारा ही आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कथकली की मुख्य विशेषता होती है। इसके नृत्य की क्या होती है, मुख्य विशेषता होती है। ये जो होता है, कहा जाता है कि ये भी हमारा प्राचीन शास्त्रीय नृत्य होता है और इसकी उत्पत्ति कब हुई प्राचीन काल में, इसका अभी अता पता नहीं चला है, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत होता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये महाभारत की कथाओं से, महाभारत के काल से चला आ रहा है और महाभारत के टाइम पे ये जो हमारा कथकली रहता था वो रात को स्टार्ट होता था और सूर्य उगने के पहले क्या होता था, समाप्त किया जाता था। तो ये नृत्य जो होता था महाभारत के टाइम पर रात में किया जाता था, कुछ लोगों का कहना है। और ये कथकली जो है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नृत्य है। सबसे ज्यादा कहा जाए तो केरल राज्य का क्या है, बहुत ही पसंदीदा नृत्य है, ठीक है। केरल राज्य का बहुत ही पसंदीदा नृत्य है ये हमारा कथकली। ओके, मैथ पढ़ाना नहीं है, बिल्कुल चलेगा मैथ, ठीक है, कल मैथ भी चलेगा, मैथ की भी क्लास। यहाँ पे आप लोग स्टैटिक जीके पढ़िए, शास्त्रीय नृत्य बहुत ही बेहतरीन तरीकों से, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इस नृत्य में जो नृत्यक होते हैं वो पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता था। पहले पुरुष स्त्रियों की भी भूमिका निभाते थे और पुरुष की भी भूमिका निभाते थे। कथाओं और कहानियों को वो अपने चेहरों के द्वारा, इनके चेहरों पर रंगों का ऐसा तालमेल रहता था जिसके द्वारा वो कथाओं की, कहानियों के पात्रों को दर्शा देते थे, ठीक है। अपने हाथ पैर के क्या होता था, हाथ और चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा। यहाँ पे इनके पैर दिखाई नहीं देते थे, पैरों पे क्या होता था, वो पूरा घेरा बना हुआ था, एक स्कर्ट टाइप का ये पहने हुए होते हैं जिसमें पैरों की गति का तो पता नहीं चलता है, लेकिन जो पैर होते हैं बहुत धीमे धीमे चलते हैं, लेकिन चेहरे और हाथों के हाव भाव से इनके कथाओं और कहानियों को क्या किया जाता है, प्रस्तुत, ठीक है। जो पहले क्या होता था पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे विकसित होता गया समाज, जैसे जैसे लोग विकसित होते गए, अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें क्या होती हैं, हिस्सा लेती हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ये पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था। तो ये था हमारा क्या, कथकली, ठीक है, ये हमारा था कथकली। और यहाँ से देखते हैं ये जो कथकली बना है वो हमारा रामबत्तम, कुडियाट्टम और कृष्णट्टम से मिलकर बना है। किससे किससे, ये हमारा रामबत्तम, कुडियाट्टम और कृष्णट्टम से मिलकर बना है हमारा क्या, कथकली, ठीक है। रामायण महाभारत
वेद पुराण धर्म ग्रंथों में जितने हमारे पात्र होते हैं, जितने चरित्र होते हैं, उनका क्या किया जाता है, कहानियों को, कथाओं को कथकली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वहां पे प्रस्तुत किया जाता है। 1930 में कवि एन मेनन, कवि नारायण मेनन जो कि प्रसिद्ध नृत्यक हैं कथकली के, इनके द्वारा क्या हुआ, इनके द्वारा कथकली को एक विशेष रूप से दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, एक विशेष रूप से दर्जा प्राप्त हुआ। और ये जो इसका गाना होता है, जो सॉन्ग होता है, वो हमारा मणि प्रवलम होता है। क्या, मणि प्रवलम, मतलब इसके गाने में आप लोगों के मलयालम, जो केरल का क्या है भाषा है, ठीक है, मलयालम और संस्कृत का क्या होता है, मिक्सर होता है, मिश्रण होता है। इसकी भाषा मणि प्रवलम होती है, इसके जो सॉन्ग होते हैं वो मणि प्रवलम भाषा में होते हैं, और उनके द्वारा कथाओं कहानियों को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पे देखिए चेहरों पर विभिन्न रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देखिए चेहरों पर, आंखों पे जो आंखों का दृश्य होता है, जो होठों का, जो चेहरे का दृश्य होता है, वो एक विशेष तरह के, जैसे जैसे कथाओं के पात्र होते हैं, जैसे जैसे कहानियों के पात्र होते हैं, वैसे वैसे उनको अलग अलग चेहरे या कहें अलग अलग मुखौटों के रूप में तैयार किया जाता है। इनके जो पोशाक होते हैं, जो पहनावा होता है, वो बहुत अच्छा होता है। इसके पहनावे को करने के लिए, पहनाने के लिए इनके ड्रेस को कम से कम 2 या 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा ये विशेष प्रकार का नृत्य है जिसके वजह से क्या है, ये एक अलग ही आकर्षित लोगों को करता है, जिसके वजह से इसको शास्त्रीय नृत्य के कैटेगरी में रखा गया है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हमारे रागिनी देवी हैं, रीता गांगुली और सदानंद कृष्णकुट्टी। कल के लेक्चर्स में हम लोग इनके कलाकारों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, इनके कलाकार के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके आगे जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य आते हैं, मणिपुरी, ओडिसी, ठीक है, उसके बाद मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम जो कि कृष्ण भगवान का उसमें वर्णन किया जाता है। कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ था, जब विष निकला था तो शंकर भगवान ने पिया था, और जब उसमें से अमृत निकला था तो भेष बदल करके क्या कृष्ण भगवान उससे भागे थे। ठीक है, तो उस समय जो कृष्ण भगवान ने रूप धारण किया था वो मोहिनी रूप था, मीन्स मन को मोह लेने वाला रूप था। तो वहीं से मोहिनीअट्टम नाम पड़ा है। तो जब भी कल पढ़ाएंगे इसके बारे में विस्तृत, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, और क्लास को क्या कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।